क्या सर तन से जुदा का नारा देने वाले मौलाना का एनकाउंटर हो गया है। यह है मौलाना साद रिजवी, पाकिस्तान के मौलाना जिन्होंने सर तन से जुदा का नारा दिया और उसके बाद पूरी दुनिया में, खासतौर से भारत में नारा आपने सुना, सर तन से जुदा। क्या मुनीर की सेना ने इन्हें गोली मार दी है? यह इसलिए कहा जा रहा है, तस्वीर में आपको दिखाऊं। दरअसल ये प्रदर्शन कर रहे थे, जो इजराइल और हमास का समझौता हुआ उसके खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहा था। ट्रंप आज इजराइल पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से मिले और इजराइल हमास के बीच जो अमेरिका और इजराइल ने समझौता किया है, उस समझौते के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहा था। मौलाना साद रिजवी इसी समझौते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान में कहां इस वक्त हालत सबसे ज्यादा खराब है? सबसे ज्यादा स्थिति जिन शहरों में खराब है वो लाहौर, जहां आग और गोली एक साथ नजर आ रही है। मुरीद के, जो खुद हाफिज सईद का ठिकाना भी मुरीदके में था, मीरपुर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, और कराची, इन 4 जगहों पर स्थिति बहुत खराब है। लेकिन यह स्थिति खराब हुई कैसे? क्यों मुनीर जनरल डायर बन गया और लोगों पर गोलियां बरसाने लगा? इसने हालत सबसे ज्यादा खराब कर दी और साद रिजवी पर भी गोलियां चलाई गई। लाहौर से कराची और मुरीदके तक भारी बवाल हो रहा है। पाक फौज और पुलिस पर हमला और नारेबाजी होने लगी और इसके पीछे है पाकिस्तान में मौलाना साद रिजवी पर हमला। खबर फैली कि मौलाना साद रिजवी को पाक फौज की गोली लगी और सर तन से जुदा का नारा देने वाले मौलाना की मौत हो गई। तो पाकिस्तान में लाखों लोग बेकाबू हो गए, हंगामा करने लगे। खबर है कि 7 के लड़ाकों ने 48 पुलिस वालों को ढेर कर दिया है मार मार के। एक दावा यह भी है कि मौलाना साद को 3 गोलियां लगी और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। साद अभी बेसुध हैं, उनकी सर्जरी की तैयारी हो रही है। साद और उनके समर्थकों पर गोलीबारी से मुनीर घिर गए हैं। पूरे पाकिस्तान में अब लोग मुनीर को कोस रहे हैं, कह रहे हैं मुनीर के हाथ अपने लोगों के खून से सन गए। मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान में फौज ने कत्लेआम मचा दिया। तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें मुनीर की सेना ने गोलियों से भून डाला और सड़क पर मर्डर कर दिया। टीएलपी का दावा है कि मुरीदके में मुनीर के इशारे पर यह बड़ा नरसंहार हुआ। महज 3 घंटे में पाक पुलिस और रेंजर्स ने 250 से ज्यादा की जान ले ली। नरसंहार में 1900 से ज्यादा निहत्थे लोग गोली लगने से घायल हुए। प्रदर्शनकारियों से लेकर सैनिक भी मुनीर को कोस रहे हैं और कायर कह रहे हैं, क्योंकि मुनीर ने 1 महीने में निहत्तों पर तीसरी बार गोलीबारी कराई है। 2 दिन पहले लाहौर में भी टीएलपी के प्रदर्शन में मुनीर आर्मी ने कत्लेआम किया था और इस्लामाबाद के लिए मार्च कर रहे 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आरोप है कि 1 महीने में मुनीर ने 300 लोगों का कत्ल करवा दिया है। लेकिन यह सारा प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे खादिम रिजवी के बेटे साद रिजवी। यह है दोनों की तस्वीरें। कहा जा रहा है खादिम रिजवी की मौत पहले हो चुकी है और साद रिजवी को गोली लगी है। और अगर साद रिजवी की मौत हो गई है, जिन्होंने सर तन से जुदा का नारा दिया पिता पुत्र ने, तो हालात और खराब हो सकते हैं। ये विरोध किस बात का कर रहे थे, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये विरोध कर रहे थे जो इजराइल और हमास के बीच समझौता हुआ बंधकों को छोड़ने का। आज बंधक छोड़े जा रहे हैं, इसी का विरोध कर रहे थे। हमास ने इजरायली बंधक छोड़े हैं और इजराइल ने उन लोगों को छोड़ा है फिलिस्तीनी जो उनके कब्जे में थे और जेलों में थे। लेकिन समझौते का विरोध कर रहे थे साद रिजवी। साद पाकिस्तान के गाजा शांति प्लान के समर्थन का विरोध कर रहे थे। साद अमेरिका को इजराइल का बड़ा समर्थक मानते हैं और इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने पर अड़े थे कि वहां तक जाऊंगा। पाकिस्तान ने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की तो साद ने ऐलान कर दिया कि गिरफ्तारी, गोलियां और शेल कोई मसला नहीं, शहादत हमारी तकदीर है। पाकिस्तान में 4 दिन से जो हंगामा और मार्च चल रहा है, शाहबाज मुनीर के खिलाफ, इसकी अगुवाई खुद साद ने की। साद हुसैन रिजवी पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामी नेता हैं।
तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के मुखिया हैं। इस संगठन को इनके पिता खादिम हुसैन रिजवी ने खड़ा किया। खादिम ने ही पहली बार सरतन से जुदा का नारा दिया। सरतन से जुदा नारे की शुरुआत 14 साल पहले पाकिस्तान से हुई, जब पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की उनके गार्ड ने हत्या कर दी थी। आरोप है कि सलमान तासीर ने ईश निंदा कानून की आलोचना की थी। मर्डर के आरोपी कादरी को पहले जेल भेजा गया, फिर फांसी दे दी गई, लेकिन खादिम ने कादरी के समर्थन में सरतन से जुदा का नारा लगाया। पूरे पाकिस्तान में गूंजने लगा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा। इस नारे से वो पाकिस्तान में खूब लोकप्रिय हुए और तहरीके लब्बैक बना लिया पिता पुत्र ने। 2020 में खादिम की मौत हो गई तो उनके बेटे साद ने मोर्चा संभाल लिया। और सोचिए जरा, पाकिस्तान में जिसने लाशों का अंबार लगा दिया है, जिसके सर न जाने कितने खून हैं, जिसके हाथ खून से सने हैं, वो एक नाम कौन है? असीम मुनीर का ही नाम चारों तरफ गूंज रहा है कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो मुरीद के हो, या वो पीओके हो, या सिंध हो, या अफगानिस्तान हो, सिर्फ और सिर्फ मुनीर पर आरोप लग रहे हैं कि मुनीर हर जगह लाशें बिछा रहा है। देखिए, सबसे पहले पंजाब की बात करिए। पूरे पाकिस्तान में इस समय गृहयुद्ध के हालात तेजी से बने हुए हैं। पीओके से पंजाब और बलूचिस्तान तक विरोध फूट पड़ा है और विरोध को दबाने की जिम्मेदारी असीम मुनीर ने ली है। पंजाब में विरोध को दबाने के लिए मुनीर ने स्पेशल ऑर्डर जारी किए। इसी ऑर्डर के तहत सेना पंजाब में खुलेआम गोलीबारी कर रही है। विरोध दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों को खुलेआम गोली मारी जा रही है, उसकी तस्वीर। सेना ने 250 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इससे पहले मुनीर ने पीओके पर भी ऐसे ही आदेश जारी किए। महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर पीओके में विरोध की चिंगारी फूट पड़ी थी, लेकिन मुनीर की सेना ने सीधे गोली मारकर 10 प्रदर्शनकारी मार डाले। खैबर पख्तूनख्वा पश्तून इलाका जो कि अफगानिस्तान समर्थक है, यहां के लोग भी पाक का विरोध करते हैं और आजादी मांगते हैं, और इसी मांग को लेकर कई विद्रोही संगठन भी सक्रिय हो गए। इन्हीं विद्रोही गुटों के सफाई के नाम पर सेना ने यहां नरसंहार किया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने JF-17 से यहां मिसाइल गिराई थी। इस बमबारी में 30 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल थीं। इसका खून भी मुनीर के सिर है। पहले भी यहां आतंकियों के सफाई के नाम पर कई हमले हुए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की जंग चल रही है। हजारों लोग इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोगों ने बंदूकें तक उठा ली हैं। इनमें बलूच आर्मी शामिल है। इन्हीं संगठनों के खात्मे के नाम पर पाक सेना यहां नरसंहार कर रही है। 2025 में अब तक 121 से ज्यादा लोगों की यहां हत्या हो चुकी है। 785 विरोध करने वाले बलूच गायब हो गए हैं, उनका अब तक कोई पता नहीं। यह दावा बलूचिस्तान पर मानवाधिकार की रिपोर्ट में किया गया है। यह है असीम मुनीर का सच। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी SP वैद्य साहब बता रहे हैं कि असली विलेन और असली जनरल डायर मुनीर है। ये आपकी पॉलिसी है मिस्टर आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ। आप अपने लोगों के खिलाफ जाते हो। अंदरूनी हालात कितने बिगड़ चुके हैं। आप बलोचिस्तान की बात करिए, लोग और आपके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं। KPK में वही हालत है, जिन पर आप इनोसेंट लोगों पर एयरफोर्स यूज करके बम मारते हो। आप POK की बात कर लीजिए, जिसको आप आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर बोलते हो। कोई हकूक किसी को नहीं है। कोई रात को गायब हो जाता है। पिछले 10-15 दिन किस तरह से लोग आपके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे। आपकी सिंध में क्या हालत है। एक सिर्फ पंजाब बचा, और आज वहां भी जो जिस तरह से लबैक वाले आपके पीछे पड़े हैं, किस तरह से आप गोलियां चला रहे हो अपने लोगों पर। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर 2 करने का मौका आ गया भारत को। और इन जो लोग सफर कर रहे हैं बलोचिस्तान में, KPK में, POK में और सिंध में, उनको आपके इस तरह के रिजम जो आसिम मुनीर चला रहा है और शहबाज शरीफ उसका कठपुतली, इससे छुटकारा दिलाना लोगों को बहुत जरूरी है। फिर ट्रंप सामने आ गए। उन्हें लग रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान फिर जंग में शामिल हो सकते हैं और बड़ी जंग हो सकती है। वो जंग रुकवाने की बात ट्रंप कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान में कई तरह से आग लगी हुई है और उधर शाहबाज पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। मिस्र में गाजा युद्ध विराम पर हस्ताक्षर होने वाला है। शाहबाज को वहां जैसे ही ट्रंप के पहुंचने की खबर मिली है, सारे कार्यक्रम छोड़कर वो ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हो गए। और शाहबाज को उम्मीद यह है कि अफगान हमलों से ट्रंप उन्हें बचाएंगे।
तहरीके लब्बैक के विद्रोह से बचाने के लिए भी गुहार लगा सकते हैं। उधर इजराइल पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने शिगुफा छेड़ दिया है, कह दिया है कि मैंने दुनिया में 8 बड़े युद्ध रुकवाए हैं, अभी गाजा शांति समझौता करवाने में व्यस्त हूं, इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी समझौता करा दूंगा। मैं जंग रुकवा रहा हूं क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में बहुत माहिर हूं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध को मैंने ही रुकवाया, टैरिफ और व्यापार की धमकी मैंने बड़ी जंग रोक दी। यानी ट्रंप का कहना है मैंने धमकी दी, टैरिफ लगा दूंगा और जंग रुक गई। कई देशों में सालों से चल रही लड़ाई मैंने एक दिन में खत्म की है। यह सब अपनी तारीफ नहीं बल्कि मानवीय भलाई के लिए कर रहा हूं। आइए आपको सुनवाता हूं ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। This will be my 8th war. मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं और अब मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ गई है। मैंने कहा मुझे लौटने दो, मैं एक और युद्ध सुलझा लूंगा क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूँ। मैं युद्ध में भी अच्छा हूँ और शांति मनाने में भी। मेरा मकसद कोई निजी तारीफ नहीं बल्कि मानवीय भलाई है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। मैंने ये किसी नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं किया बल्कि इंसानों की जान बचाने के लिए किया। And this was picked for 2024. एक तरफ शाहबाज को डर यह है कि अफगानिस्तान फिर कहीं जंग शुरू ना कर दे, इसलिए ट्रंप से गुहार लगाएंगे कि जंग रुकवाएं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में, आज वो सिखों के प्रतिनिधियों से मिले। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री वो सिख जो अफगानिस्तान में रहते हैं। वतन अस्ताशान बहु अफगानान दोसीगु और दिग्रान वतन अफगानिस्तान और खासतन मौलई से वतन अस्ताशर दस्तूर कुर्बान वतन अस्ताश। उसके बाद कारोबारी संगठन फिकी भी पहुंचे, मुत्तकी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, और वहां फिकी के डेलीगेशन से भी मिले। कार्विंग, स्टोन कार्विंग की अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ जाए। कार्विंग। अब देखिए जरा, भारत के साथ रिश्ते अफगानिस्तान के बढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री एक हफ्ते के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत में दिल्ली से देवबंद तक का दौरा किया। विदेश मंत्री के साथ उन्होंने खास बात और डील भी की। आमिर मुत्तकी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, कहा भारत हमारे विकास के कामों में भरपूर मदद कर रहा है। भारत से हमारा व्यापार $1 अरब से ज्यादा का हो गया है। भारत वैसे भी सालों से हमारा पड़ोसी और दोस्त है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह बात बहुत चुभी पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान कह रहा है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आमिर मुत्तकी अफगान हिंदुओं और सिखों से भी मिले। अफगान हिंदू और सिख बोले पाक की वजह से 50 साल से परेशान है। पाकिस्तान भारत अफगान व्यापार में रुकावट पैदा करता है। पाक के को एक पैगाम है, पाक के रक्षा मंत्री और ISI चीफ काबुल जाना चाहते हैं। बुरी खबर पाकिस्तान के लिए यह है कि ये जाना चाहते हैं अफगानिस्तान यानी काबुल। 3 बार अफगानिस्तान के लिए वीजा लगा दिया है, लेकिन अफगानिस्तान ने तीनों बार इनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा जब तक हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं होगा तब तक किसी भी राजनयिक संवाद की गुंजाइश नहीं है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में क्या हो रहा है, लेकिन एक और बड़ी चीज हुई बिहार में। बिहार में क्या खेल बदल गया है, क्योंकि सभी चुनाव के इंतजार में है। 6 तारीख और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, 14 को नतीजे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा खेला हो गया है। तेजस्वी राहुल भी जोर लगा रहे हैं। आज लालू यादव कोर्ट में थे। लालू यादव और तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंचे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट, और IRCTC घोटाले के मामले में आज कोर्ट में पेशी थी जहां आरोप तय होने थे। कांग्रेस, RJD और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं। 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। ये जनसुराज ने पहले ही कहा है भैया कोई गठबंधन नहीं, एक ही गठबंधन है जनता के साथ। बिहार में जब चुनावी शोर चरम पर है तब लालू परिवार कोर्ट में हाजिरी लगा रहा है। जब हर तरफ सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों पर फैसला हो रहा है तब लालू तेजस्वी का भविष्य अदालत में तय हो रहा है। देश के कानून से कोई बड़ा नहीं है। आज कोर्ट ने लालू राबड़ी और तेजस्वी पर कानून का हंटर चला दिया और उन्हें आरोपी बना दिया। तो क्या इस फैसले से चुनाव का रुख बदलेगा? बिहार में क्या भ्रष्टाचार ही मुद्दा बनेगा? वो सारे घोटाले में भी पहले आरोपी रहे और अभी ये जो आपको जॉब दे देंगे, आप अपनी जमीन दो,
इस पे भी आरोप तय हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में भी आरोपी हैं। अभी लैंड फॉर जॉब के मामले में भी आरोप तय हो रहे हैं। लालू के लाल सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं, लेकिन उनके सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है। वजह है जंगल राज के बाद घोटालेबाज का तमगा। बिहार में जो है वो फिर से सपना देख रहे हैं कि उनका जो कुशासन का युग है, उनका जंगल राज का युग है, वो आएगा। क्या कोर्ट का फैसला बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनेगा? अब देखिए जरा कि कोर्ट में हुआ क्या। लालू, तेजस्वी और राबड़ी कोर्ट में थे। आज सुबह सुबह लालू, राबड़ी, तेजस्वी जल्दी कोर्ट पहुंच गए, लेकिन 10:30 बजे लालू परिवार को तब बड़ा झटका लगा जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में फैसला किया। अदालत ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी को आरोपी माना, यानी अब इन तीनों के साथ कुल 14 लोगों पर केस चलेगा। 27 अक्टूबर से ट्रायल शुरू होगा और रोजाना इस पर सुनवाई होगी। जज ने आईपीसी की धारा 120 और 420 में आरोप तय किए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की भी धाराएं लगाई गई हैं। आरोप साबित हुए तो 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट ने माना है कि राबड़ी, तेजस्वी को कम कीमत में जमीन दी गई। कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में यह सब लालू की जानकारी में हुआ। जज ने सीबीआई के आरोप पढ़े और इन्हें केस चलाने लायक समझा है। जज बोले सीबीआई ने सबूतों की सीरीज पेश की है, कोर्ट आरोप तय कर रहा है। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा, क्या आप अपना अपराध मानते हैं? जवाब में लालू ने कहा, नहीं, हम मुकदमे का सामना करेंगे। जज ने ऐसा ही सवाल राबड़ी देवी और तेजस्वी से भी पूछा, मगर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कहा यह गलत केस है। और इसके बाद कोर्ट से जब बाहर निकले तेजस्वी यादव, सुनिए तब क्या कहा। तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। अब आइए आपको बताऊं कि दरअसल ये जो घोटाला है, इस घोटाले के तार कहां से जुड़े। लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे जिस वक्त का यह घोटाला है। लालू यादव पर आरोप लगे कि उन्होंने कैसे रेल मंत्री रहने के दौरान यह करप्शन किया है। ये मैं आपको आसान भाषा में बताऊं। इसकी शुरुआत होती है यहां से। ये आप देख रहे हैं लालू यादव थे रेल मंत्री, और ये आप देख रहे हैं सुजाता होटल। आईआरसीटीसी घोटाले का मामला यूपीए सरकार के दौरान का है, जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री हुआ करते थे। तभी रेलवे के आईआरसीटीसी की 2 होटलों की लीज का मामला था, जिनका कॉन्ट्रैक्ट के बदले लालू पर जमीन लेने का आरोप है। चार्जशीट और आरोप के मुताबिक घोटाला कंपनी टू कंपनी हुआ है। दरअसल हुआ क्या, 2005 में तय हुआ कि आईआरसीटीसी के 2 होटल किराए पर चलेंगे। एक होटल झारखंड के रांची और एक ओडिशा के पुरी में था। होटलों को किराए पर देने के बाद पटना में जमीन की बिक्री हुई। बिहार के दानापुर में 3 एकड़ यह जमीन सुजाता होटल्स की थी, यानी सुजाता होटल्स की यह जमीन थी। बेशकीमती जमीन को डिलाइट मार्केटिंग कंपनी ने लिया। सुजाता और डिलाइट मार्केटिंग में सौदा 1,47,00,000 में हुआ। जमीन खरीदने वाली कंपनी लालू के करीबी सांसद की थी, यानी यह कंपनी जो थी लालू के करीबी की थी। सवाल उठे, करोड़ों की जमीन कैसे छोटी कंपनी ने लाखों में खरीदी? इसके कुछ साल बाद जमीन खरीदने वाली कंपनी ही बिक गई, यानी यह जो कंपनी थी यह कंपनी बिक गई, इसने उधर से जमीन खरीदी। अब इस कंपनी के शेयर लारा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी ने खरीद लिए। लारा प्रोजेक्ट्स का मालिकाना हक राबड़ी और तेजस्वी के पास था, यानी राबड़ी तेजस्वी ने सिर्फ 64 लाख रुपए में डिलाइट कंपनी खरीद ली। फिर इनकी कंपनी वो 3 एकड़ जमीन की भी मालिक बन गई, और इससे पहले आईआरसीटीसी के 2 होटलों को किराए के लिए टेंडर निकाला। ठेकों की शर्तों में बदलाव कर सुजाता होटल्स को टेंडर दे दिया। ऐसा कर आईआरसीटीसी के दोनों होटल की लीज सुजाता को मिल गई, और इसी कंपनी ने करोड़ों की जमीन को महज 64 लाख में बेचा था, जो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर होकर राबड़ी तेजस्वी के पास गई। सीधे सरल भाषा में इस कंपनी को टेंडर देना था, तो इस कंपनी ने डिलाइट मार्केटिंग को बेचा।
डिलाइट मार्केटिंग को लारा प्रोजेक्ट्स ने खरीद लिया और लारा प्रोजेक्ट्स के मालिक राबड़ी और तेजस्वी थे। अब इसी मामले में आज आरोप तय हुए हैं। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। तो कौन सा बिहार आप बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। हमें आदत पड़ गई है, बीते कई वर्षों से हम दो तरह की लड़ाई एक साथ लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई। और कौन सी लड़ाई कौन सी है, कौन सा छद्म में है, कौन सा सीधे तौर पे समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक मामला है रेलवे में घोटाले से। अभी एक और मामला है, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। लालू पटना वापस पहुंच गए हैं, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचे लालू राबड़ी, आरोप तय होने के बाद की तस्वीरें देख रहे हैं आप। अभी 10 तारीख को फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है दूसरे करप्शन के मामले में। दूसरा मामला क्या है आपको बताऊं। दूसरा मामला नौकरी के बदले जमीन का है। इस मामले में क्या हुआ, दरअसल दिल्ली की अदालत से लालू परिवार पर तलवार लटकी है। आईआरसीटीसी के बाद नौकरी के बदले जमीन घोटाले का नंबर आ गया। सोचिए 11 को वोटिंग है, 10 नवंबर को लालू परिवार पर इसमें आरोप तय होना है। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले आरोपों के मुताबिक कई अयोग्य लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई। सीबीआई ने जांच में पाया कि लालू ने बिना विज्ञापन नौकरियां बांट दी। आरोप है कि 12 लोगों को रेलवे में नौकरी देकर उनसे 7 प्लॉट ले लिए। अब कैसे कैसे, जैसे एक शख्स जिसका नाम है किशुन देव ने 3,375 वर्ग फीट जमीन 3,75,000 में राबड़ी देवी को बेची। इसी साल इनके परिवार के 3 सदस्यों को ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिल गई। ये सब चार्जशीट में वो मैं आपको बता रहा हूं। उसी तरह एक शख्स संजय राय ने 3,75,000 में 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी को दी। संजय राय के अलावा उनके परिवार के 2 और लोगों को नौकरी मिल गई। इसी तरह एक है किरण देवी ने 3,70,000 में 80,905 वर्ग फीट जमीन मीसा भारती को बेची। 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे को नौकरी मिल गई। उसी तरह हजारी राय ने 9,527 वर्ग फीट जमीन एके इंफो सिस्टम को 10,83,000 में बेची। और हजारी राय के 2 भतीजों को जबलपुर कोलकाता में नौकरी मिल गई रेलवे में। सीबीआई ने पाया कि इस कंपनी के अधिकार संपत्ति मीसा और राबड़ी को मिले हैं। उसी तरह लाल बाबू राय ने 13 लाख में 1,360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी के नाम की। सीबीआई जांच में निकला कि लाल बाबू के बेटे को रेलवे में नौकरी मिली थी। इसी तरह एक शख्स हृदयानंदन राय ने 3,375 वर्ग फीट जमीन हृदयानंदन को 4,21,000 में बेची। हृदयानंदन चौधरी को 2005 में ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिली और 2014 में हृदयानंदन ने इस जमीन को लालू की बेटी हेमा को गिफ्ट कर दिया। यह है स्थिति, यानी ये जो चार्जशीट में है वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बाद देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। सबसे पहले देखिए तेजस्वी ने आरोप तय होने को कोर्ट की प्रक्रिया बताया। बोले शाह ने कहा था चुनाव लड़ने लायक नहीं रहने देंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। तूफानों से लड़ने का अलग मजा है। जब तक बीजेपी है और मैं जिंदा हूं हम लड़ते रहेंगे। रोहिणी आचार्य कह रही हैं, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसे साजिश करार दिया। बोली सत्य के संघर्ष को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। अड़चने आगे भी आएंगी लेकिन फैसला जनता सुनाएगी। जो कभी डिगा नहीं वो आगे भी नहीं डिगेगा। नित्यानंद राय बोले भ्रष्टाचार करने वालों के साथ यही होगा। लालू परिवार के घोटालों से बिहार बदनाम हो गया है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद ने कहा चुनाव पर असर नहीं होगा इससे। 11 सालों से बीजेपी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध ले रही है। सांसद शांभवी बोली जनता देख रही है किसने बिहार को लूटा है। आइए आपको सुनवाता हूं। इसके बाद सियासी घमासान शुरू हुआ। सियासतदानों को सुनिए। प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के, और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा न्यायालय तो न्याय करेगी ही। कुछ कहना इस पे जल्दबाजी होगी, लेकिन टाइमिंग के बारे में मेरा साफ दृष्टिकोण है न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए कि इसकी टाइमिंग को लेकर
मुझे शिकायत है। न्यायालय को फैसला करने दीजिए ना, और न्यायालय के सम्मान में दखल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से दिक्कतें तो आएगी, दिक्कत तो होगी। करप्शन, कुशासन और क्राइम का ये कुनबा जो है वो कानून के चिकंजे में भी है और कानून इसके अपना काम भी कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये करप्शन, कुशासन और क्राइम का जो कुनबा है वो कांग्रेस के संरक्षण में, कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के साथ खड़े होकर के, क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो उसी रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो। इंडी गठबंधन के युवराज व युवरानियों के पाप का घड़ा, भ्रष्टाचार, लूट खसूट का भरा घड़ा भर चुका है। अब तो न्यायालय ने भी आरोप सिद्ध कर दिए। ये महागठबंधन महा ठग बंधन है। जिस तरह से भाजपा की सरकार लगातार घटनाक्रम को अंजाम दे रही है, भाजपा कर रही है, उसका जवाब जनता देगी। अब एक तरफ देखिए लालू एंड फैमिली के लिए अच्छी खबर नहीं है ठीक चुनाव से पहले, दूसरी तरफ एनडीए से भी एक अच्छी खबर नहीं आ रही। खबर यह है कि एनडीए के जो सहयोगी हैं वो बहुत खुश नहीं है सीट बंटवारे से, और दो लोग जो सबसे ज्यादा नाखुश बताए जा रहे हैं उसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और योगी के मंत्री राजभर भी हैं। वो तो कह रहे हैं मैं खुद ही जा रहा हूं बिहार में चुनाव लड़ने अगर मुझे सीटें नहीं दी। अगली तस्वीर देखिए, कल सीईसी की बैठक थी, यानी बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में तय हुआ किसको कितनी सीटों पर लड़ना है। इसके बाद बहुत से नेता सहयोगी कहते रहे वो खुश हैं, लेकिन दिल से बेशक दुखी रहे हो। अब देखिए जरा उस दुखियारों की लिस्ट में कौन कौन है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार में एनडीए ने दोनों की पार्टियों को 6-6 सीटें दी हैं, लेकिन जीतन राम मांझी कम से कम 8 सीट चाहते थे। इसके पीछे उनका मकसद था क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिल जाएगा। इसके लिए 6% वोट शेयर चाहिए, जिसके लिए 7-8 एमएलए की जरूरत बताई। मांझी ने सीट शेयरिंग पर कहा एनडीए को यह भारी पड़ेगा, फिर वो कभी कहते हैं नाराजगी नहीं है, मोदी के साथ है। जीतन राम मांझी बिहार के बड़े दलित नेता माने जाते हैं और मुसहर जाति से आते हैं, जिनकी आबादी 40 लाख से ज्यादा है। 2024 में लेकिन हमको 0.08% वोट के साथ एक लोकसभा सीट जीते थे वो, और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सोचिए 0.9% वोट मिला था, 1% वोट भी नहीं पाए थे, लेकिन सीट चाहते हैं 10 और 15। उपेंद्र कुशवाहा पहले खुश थे, अब नाराजगी जता रहे हैं। आरएलएम चीफ कुशवाहा ने लिखा आज बादलों ने फिर साजिश की, मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, कई घरों में खाना नहीं बना होगा। 2020 में कुशवाहा की पार्टी 104 सीटों पर लड़ी थी, तब 1.77% वोट मिले थे। वैसे ही उत्तर प्रदेश में सुबह सपा है, जिसके 6 विधायक चुनाव जीते। यूपी में सुबह सपा अध्यक्ष राजभर भी बिहार चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे। योगी के मंत्री राजभर बोले 4-5 सीटें दो, वरना 153 प्रत्याशी उतारूंगा। जबकि एनडीए तो सीट शेयरिंग कर अब लिस्ट जारी करने वाली है। बीजेपी ने सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। करीब 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी। 75 साल से ज्यादा की उम्र वाले नेताओं का टिकट कट सकता है। ऐलान के लिए आज एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो टल गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो ऐलान के बाद खुश नहीं है, उन्हें सुनिए। कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि 1 राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद जो लोग 6 दिए हैं, मन में दुख तो जरूर है। बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऑल इज वेल, और एनडीए जो है सबसे पहले अपना सीट शेयरिंग भी घोषित किया है, और आपने देखा कि आगे भी एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ेगी। मांझी जी ने तो लिख दिया कि एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और कुशवाहा जी ने भी लिख दिया कि घर में खाने नहीं बन रहे हैं, लोग यहाँ सो बह रहे हैं कम सीट मिलने से। वक्त बताएगा, वक्त पर आप वर्कर को कह रहा, वक्त आप चिंता मत कीजिए, अंदर खाने कुछ और बात होती है। ये गठबंधन को कहीं ना कहीं कि आपस में गठबंधन
भिड़ जाए, ये ऐसा करने का प्रयास होता है। पर एनडीए मजबूत है, मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई। बीजेपी ने घोषणा ही की है, जदयू संतुष्ट है, लोजपा संतुष्ट है, मांझी जी संतुष्ट हैं, उपेंद्र जी संतुष्ट हैं, तो असंतुष्टि कहाँ है? आरएलएम को क्यों? आरएलएम के क्या औकात है? कितनी बड़ी पार्टी है आरएलएम? इतना दिन में लड़ता है, एको सीट जितना है, न कुछ करना है, बस मूर्ख बना करके कब राज्यसभा चल जाना है, एमएलसी चल जाना है। कौन रिकॉर्ड है उनके जीते? दुर्भाग्य है बिहार में रहने वाले प्रजापति का, दुर्भाग्य है राजभर का, दुर्भाग्य है रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का। ये लोग वोट देने की मशीन बन के रह गए हैं। भारतीय समाज पार्टी वहां अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। और इस बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को टिकट मिल गया है, जेडीयू का सिंबल। कल मोकामा सीट से पर्चा भरने वाले हैं, मोकामा विधानसभा सीट पर। वर्तमान में उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर जीता था। हालांकि 2024 में एनडीए सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान नीलम देवी ने पाला बदलकर सत्तारूढ़ पक्ष का साथ दिया था। अब अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन में अब तक सीट फॉर्मूले का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इधर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट दिया है। लालू यादव ने जिन 4 उम्मीदवारों को आरजेडी का टिकट दिया है वो है मटिहानी से बोगो सिंह, मनेर से भाई वीरेंद्र और संदेश से दीपू सिंह, परबत्ता से डॉक्टर संजीव। यानी ऑल इज वेल क्या महागठबंधन में नहीं है। और आइए आपको बताऊं, इस बीच पीके ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। प्रशांत किशोर की दूसरी लिस्ट भी आ गई है। इससे पहले 50 से ज्यादा कैंडिडेट के नाम अनाउंस किए थे। दूसरी लिस्ट आते ही बवाल शुरू हो गया है कार्यालय के बाहर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जन स्वराज कार्यालय के बाहर गुस्साए समर्थकों ने, जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने आग लगा डाली। समर्थकों में क्या गुस्सा है विधानसभा क्षेत्र के लिए, हम आपको अपनी लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं समर्थकों का गुस्सा। जगह जगह प्रशांत किशोर विधानसभा में है, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जनता। प्रशांत किशोर हाय हाय। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है, इससे पहले जब पहली लिस्ट आई थी तो हमने आपको बताया था किस तरह के कैंडिडेट हैं, दूसरी लिस्ट में कैसे लोग। प्रशांत किशोर ने अब तक 117 उम्मीदवार घोषित कर दिए। पहली सूची में 51 और दूसरी में 66 नाम जारी किए हैं। राघोपुर सीट से अब तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है, यानी प्रशांत किशोर के यहां से लड़ने की संभावना मजबूत है। जनस्वराज की दूसरी लिस्ट में 10 प्रत्याशी डॉक्टर हैं। भागलपुर से सीनियर वकील अभय झा प्रत्याशी होंगे। सुगौली से पूर्व मंत्री रामचंद्र सैनी चुनाव मैदान में होंगे। सामान्य वर्ग की 46 सीटों पर पीके ने उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावा एससी की 18 और एक एसटी सीट पर घोषणा हुई है। लिस्ट में सामान्य वर्ग के 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 25 सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जनस्वराज ने 70 अति पिछड़ा उम्मीदवार चुनाव लड़वा रहे हैं और 31 अति पिछड़ा, 21 ओबीसी और 21 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पीके ने पासवान टाइटल वाले 6 लोगों को टिकट दिया, यानी चिराग पासवान की पार्टी के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए सियासतदान। जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जरूर दी जाएगी, और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं। हमने कहा था कि जनस्वराज में हर समाज से अच्छे लोग निकाल कर लाएंगे, और जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उसमें से तय किया जाएगा कि हर समाज का अच्छा आदमी इसका भागीदार बने। तो जब 243 की सूची पूरी होगी तो शायद ही कोई बिहार का समाज बचेगा जिसकी भागीदारी नहीं होगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। यूपी में जबरदस्त एक्शन चल रहा है। एक तरफ तो एनकाउंटर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आज बाकायदा बैठक ली अधिकारियों के साथ, विकास पर चर्चा की
दूसरी तरफ अलग अलग जिलों से अलग अलग एनकाउंटर की तस्वीरें आई अपराधियों की। कानपुर, झांसी, मुजफ्फरनगर की यह तस्वीर आई। लेकिन एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है, वो है बुलडोजर की। यूपी में बुलडोजर देखे गए, एक साथ 100 बुलडोजर। और बुलडोजर की तस्वीरें सामने आते ही कयास लगने लगे, क्या बाबा का बुलडोजर एक्शन बड़ा होने वाला है? क्या बड़े अपराधी और माफियाओं पर बुलडोजर चलने वाला है? ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी है उत्तर प्रदेश की गलियों, सड़कों, चौक चौराहों पर। स्टेशन है योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और ट्रेन पर 100 से ज्यादा बुलडोजर नजर आ रहे हैं। ट्रेन कहां से कहां जा रही है कोई जानकारी नहीं, लेकिन गोरखपुर में जिसने भी इस ट्रेन को देखा उसी ने योगी के नाम पर चर्चा शुरू कर दी है। किसी ने कहा बाबा ने माफियाओं के लिए बुलडोजर की खेप मंगवाई है, तो कोई कहने लगा अब ढेर सारे माफियाओं की एक साथ शामत आएगी। ट्रेन पर लदे बुलडोजर की तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल होना शुरू हो गई हैं और हर कोई सवाल उठा रहा है, क्या माफियाओं पर योगी का बड़ा एक्शन होने वाला है? और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, क्या इजराइल और हमास के बीच समझौता हो गया? नेतन्याहू के सामने हमास का सरेंडर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 20 इजरायली बंधकों की रिहाई की है हमास ने। जितने बंधक थे सब रिहा कर दिए, कुछ की उनमें मौत हो चुकी थी, जिनके शव सौंपे। ट्रंप पहुंच गए उससे पहले इजराइल। आज ट्रंप के सामने बंधकों की रिहाई हुई। दूसरी तरफ बंधक देखिए जो छोड़े गए, अपनों से मिले हैं। 700 से ज्यादा दिन से बंधक थे। ये वो लोग हैं जिन्हें हमास ने बंधक बना रखा था इस बीच। उसके बाद देखिए जब बंधक छोड़े गए तो इजराइल के तेल अवीव में जश्न हो रहा था। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के वो लोग जो इजराइल ने बंधक बनाए थे उन्हें छोड़ा है। वो बस पहुंची है जब फिलिस्तीन। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप संसद में मौजूद थे, इजरायली संसद में। उन्होंने एक नोट लिखा। उन्होंने कहा ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, ट्रंप ने जो समझौता करवाया है। तो गाजा शांति समझौते का पहला चरण पूरा हुआ। हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। हमास ने 2 गुटों में इजरायली बंधकों को छोड़ा है, पहले 7 बंधक और उसके बाद 13 बंधक रिहा किए। हमास के पास अब कोई भी जिंदा बंधक नहीं बचा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया और इस हमले में 1200 लोगों की मौत हुई। हमले के बाद हमास ने 251 लोगों को अगवा किया। बीते 2 सालों में कुछ को रिहा किया, बाकी को मार दिया। इन्हीं में एक नेपाली नागरिक बिपिन जोशी भी अगवा हुए थे। हमास ने आज बिपिन जोशी का शव लौटाया है। हमास के कब्जे में कुल 48 इजरायली बंधक थे, उसमें से 20 जिंदा लौट गए हैं। 28 के शव सौंपे जाएंगे और इसके बदले में इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। कुल मिलाकर 2000 फिलिस्तीनी रिहा होंगे। इजराइल में उम्र कैद की सजा काट रहे 250 फिलिस्तीनी रिहा होंगे। वहीं गाजा में बंधक बनाए गए 1700 लोग भी छोड़े जाएंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप। Not only the end of a war, this is the end of the age of terror and death and ये केवल युद्ध का अंत नहीं है, यह आतंक और मौत के युग का अंत है। ये विश्वास, आशा और ईश्वर के युग की शुरुआत है। ये नए मध्य पूर्व के ऐतिहासिक सवेरे का प्रतीक है। The price of these victories has been heavy. Nearly 2,000 of Israel's finest were lost. इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। अपने पीछे माँ बाप, पति पत्नी और बच्चे छोड़ गए। मैं आपके दर्द को समझता हूँ। उन्हीं लोगों की वजह से हमारा मुल्क है।
हम हैं और शांति कायम है। आज का दिन भावनाओं से भरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम हमारे राष्ट्र की विरासत में दर्ज है। ये मानवता के इतिहास में पहले ही दर्ज हो चुका है। हमने इस पल का कब से इंतजार किया और मैं पूरे देशवासियों की ओर से आपको व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब बात लाइफ का फंडा की। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको वो करना होगा जो आपने आज तक और अब तक नहीं किया है। किशोर कुमार अगर ऐसा नहीं सोचते तो भारत को उनके जैसा महान गायक कभी नहीं मिलता। सोचिए, इंदौर के पास खंडवा में जन्मे किशोर कुमार को बचपन से गाने का बहुत शौक था। कॉलेज में एक बार वो अपनी क्लास में टेबल को तबले की तरह बजा रहे थे। तभी प्रोफेसर आए। प्रोफेसर ने देखा और किशोर कुमार को फटकार लगाई और कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो, गाना बजाना जिंदगी में काम नहीं आएगा। किशोर कुमार ने धीरे से कहा, सर इसी गाने बजाने से एक दिन जिंदगी का गुजारा होगा और मेरी पहचान भी होगी। उन्होंने बात ये सिर्फ प्रोफेसर को नहीं कही थी, ये उनका खुद से किया वादा था। वो कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर गायक बनने इंदौर से मुंबई चले गए। तब बॉलीवुड में रफी साहब, मन्ना डे और मुकेश जैसे गायकों का बोलबाला था। किशोर कुमार ने खुद को स्थापित करने के लिए खूब मेहनत की और नए नए प्रयोग किए। वो गाने को उसके किरदार में डूब कर गाते थे, चाहे उसके लिए एक हफ्ता लग जाए या महीनों। कहते हैं खई के पान बनारस वाला गाने के लिए किशोर दा ने पहले बनारस की गलियों की खाक छानी, 100 से ज्यादा पान खाए और फिर एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड कर दिया। देवानंद से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्मों में किशोर दा गाने लगे तो लगता है उन्हीं सितारों की आवाजें ही। किसी गायक के 18 फिल्म फेयर जीतने का रिकॉर्ड आज भी किशोर साहब के नाम है। उनके गाने और संघर्ष जिंदगी का बड़ा फंडा देते हैं। किस्मत इंसान को धोखा दे सकती है, लेकिन मेहनत, जुनून और नए प्रयोग कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। बहरहाल फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।